गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस। देखिए हमारे आसपास अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं। कोई सॉफ्ट है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कुछ गैसियस फॉर्म में है। तो ये सारे मैटर्स किस चीज के बने हुए हैं, तो उसे हमें यहाँ समझना है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर। हमें ये समझना है कि भाई मैटर होता क्या है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज मास। मास क्या होता है? देखिए हम यहाँ अर्थ पे हैं, तो कोई 60 किलो का है, कोई 70 किलो का है, कोई 80 किलो का है। और स्पेस पे जाएंगे तो वेटलेस है ना। तो वहां तो कोई ग्रेविटी होता नहीं है, तो सबका तो वेट वहां पे जीरो ही आएगा, सब हवा में उड़ेंगे। पता है ना आपको, स्पेस में वेट नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या, हमारा बॉडी जो है वो उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। हमारे पास ये पेन है, ये पेन में यहाँ पे देखता हूं तो इसका कुछ वेट लगता है। स्पेस में लेके चले जाऊंगा तो ये हवा में फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, खाली हो गया ये प्लास्टिक का है, आयरन का है, तो ये तो मटेरियल तो रहेगा ना, बट वहां वेट नहीं होगा। तो बेटा देखो, इसमें वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंड करता है। हम अर्थ पे हैं तो हमारा यहाँ 60 किलो का अगर किसी चीज का वेट है, हम मून पे जाएंगे तो उसका वेट 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि मून जो है वो अर्थ से 6 टाइम्स छोटा है। तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी कितना है? 6 टाइम्स छोटा है। इसलिए वहां पे यानी मून पे हर चीज का वेट अर्थ से 6 टाइम्स कम होगा। अर्थ से उसका वेट वहां मून पे क्या होगा? 6 टाइम्स कम होगा, कि उसका ग्रेविटेशनल पुल कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल कम हो गया। मटेरियल तो जितना है उतना ही वहां पे भी है। तो जो मटेरियल होता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल अ थिंग मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ मटेरियल अ थिंग मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मास। तो उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मास इज अमाउंट ऑफ मटेरियल मेड अप ऑफ। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? उसका मास कहते हैं। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मास क्या होता है ये तो आपको समझा दिया। अब ऑक्यूपाइज स्पेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है ना, उसको उल्टा करके पानी के टब के अंदर डाल दीजिए, तो पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो बुड़ 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 बबल्स बाहर आ जाएंगे। बबल्स बाहर आएगा तो पानी अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हवा जो है वो जगह घेरती है। हम बलून फुलाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? बलून बड़ा होता रहता है। दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जितना हवा भरोगे बलून उतना फूलेगा, जितना हवा भरोगे बलून उतना फूलेगा। ज्यादा मत फूलाना, फट जाएगा। फिर हैप्पी बर्थडे करेंगे। समझ में आया ना? तेरा बर्थडे चला गया? आ रहा है, बर्थडे आ रहा है भाई। हाँ, बर्थडे बम तैयार रखना। बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर ऑल्सो हैज मास। एयर के अंदर मास भी होता है। हम अगर तो बलून फुलाते हैं सेम साइज का, सेम कैटेगरी का, और उसको नहीं, वो बीम बैलेंस होता है, ऐसे ही एक रोड के ऊपर उसको हम डोरी से बांध देते हैं और एक बलून को हम फोड़ देते हैं, बराबर, उसको बैलेंस करने के बाद, तो हम देखेंगे जहां हवा भरा हुआ बलून होगा ना वो झुक जाएगा। तो इट शोज दैट एयर ऑल्सो हैज मास। उसके अंदर भी वेट होता है, ठीक है ना। दस एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज अ मैटर। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था कि भूत के अंदर, भूत जो होता है वो मैटर है। क्यों? क्या भूत जगह घेरती है? नहीं। क्या भूत का मास होता है? नहीं, वो तो हवा में उड़ता रहता है, कहीं भी जाता रहता है। तो भूत इज नॉट अ मैटर। तो उसके बारे में आपको मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है, भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर। बराबर, अगर रास्ते में मिल जाए तो बहुत बड़ी मैटर हो जाएगी। ओके, अब हम समझते हैं कि भाई हमारे स्टडी में कैसा है। देखिए ये जो पीपीटी है वो आपका टेक्स्ट बुक से ही टॉपिक्स आपका लिया गया है, तो टेक्स्ट बुक का ही टॉपिक है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल क्लाउड, सैंड, एयर, वुड, स्टार्स, प्लांट, एनिमल एटसेट्रा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है अर्ली ह्यूमन फिलोसोफर्स क्लासिफाई मैटर इन द बेसिक 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे देश में 5 तत्वों में सारे वस्तु को, हर एक ऑब्जेक्ट को बांटा गया था। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एयर हवा, अर्थ यानी मिट्टी, फायर आग, स्काई आसमान, ठीक है, एंड वाटर पानी। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स में हमने सभी चीजों को बांटा था। वही हमें नेचर में से जो भी चीज दिखता है इन 5 में से ही बना हुआ होगा। हमारा बॉडी जो है वो भी 5 चीजों का बना हुआ है। कोई भी इंसान मरता है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, जलाते हैं तो भाई बॉडी जो है वो राख बन जाती है जो मिट्टी में मिल जाती है, बराबर। धुआं निकलता है, एयर में मिल जाता है, बची हुई हड्डियां जो है वो अस्थि विसर्जन हो जाता है। अगर मिट्टी में दफनाया जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, बॉडी सड़ता है तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ही हमारा बॉडी जो है ये 5 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता था। इसलिए उस समय लोगों ने इनको पंच तत्व के नाम से जाना जाता था। बोलो, समझ में आ गया आपको? पंच तत्व। अकॉर्डिंग टू देम ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ पंच तत्व। ये फिलोसॉफी के अनुसार, इस रूल के अनुसार लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सभी ये पंच तत्व का बना हुआ होता है। मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैज इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, कुछ चीजों को, जो भी मैटर्स है हमारे आसपास, उसको हमने बाइफरकेट कैसे किया है। अब अभी जो नया सिनेरियो है, पर न्यू एरा है साइंस का, उसके अनुसार हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पर उनको हमने डिवाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है तो उसके फिजिकल नेचर क्या है वो हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। हम इस पेन को अगर काटना शुरू करें तो काटते 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 ऐसे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स बन जाएंगे, उसके बाद वो डिवाइड होगा नहीं, बरा। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम कहते हैं एटम। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है ना, उसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। क्या आपको इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर आपको कोई होल या छोटे छोटे होल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बारिश होता है, पानी का भेज आता है, तो आपको दिखता है दीवार के अंदर भेज। तो जब इसके अंदर कोई होल ही नहीं है तो पानी लीक कहां से हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीमेंट, रेती हम यूज कर रहे हैं, बराबर, ठीक है ना, वो देखने में तो हमें सिंगल पीस लगता है, वॉल हमें एक सिंगल पीस लगता है, लेकिन उसके बीच में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसी तरह से जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है। इसका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बराबर। मैं आपको एक अभी समरी बता देता हूं। आप एक टब लीजिए, पानी से भर दीजिए, उसका पानी आप 2 घंटा शांत करने के लिए छोड़ दीजिए। पानी बिल्कुल मत हिलाना। उसके अंदर हम 2 बूंद पानी के डालते हैं, इंक के 2 बूंद डालते हैं। तो आप देखना, अब पानी को आप हिलाना मत, लेकिन जैसे आप इंक डालोगे तो धीरे धीरे वो इंक आपको स्प्रेड होता हुआ दिखेगा, पानी के अंदर फैलता हुआ दिखेगा, और 10-15 मिनट के बाद पूरा पानी जो है कलर कलर हो जाएगा ना। तो आपने उसको मिक्स किया, तो मिक्स कैसे हो गया? इट मीन्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स जो है वो फिक्स नहीं है, दे ऑल आर मूविंग कंटिन्यूअसली, है ना। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूअसली मूविंग। उनका जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आगे आएगा, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो जगह होता है उनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, और जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the energy that possessed due to its motion. Particles of matters are continuously moving because they possess kinetic energy. As the temperature rises, particles start moving faster. So, with an increase in the temperature leads to an increase in the kinetic energy of the particle.
ठीक है, अब चीजों को समझो बराबर, ठीक है ना। मान लो कि भाई आप खाली पैर जो है ओटले में चल रहे हो, तो क्या होगा, पैर जलेगा, तो आप क्या बोलोगे, पैर जला पैर जला पैर जला, बोलोगे ना, बराबर। तो यहाँ पे बात ऐसा है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, तो उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, गर्मी लगी गर्मी लगी गर्मी लगी, तो हिलने लगते हैं। दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो उनके बीच गैप बढ़ जाते हैं, तो उनके बीच जब गैप बढ़ता है तो सॉलिड से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। समझ में आया आपको, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बराबर, ठीक है ना। आपने फोटो में, पिक्चर में, वीडियोस में देखा होगा, आर्कटिक ओशन के अंदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर जहाँ पेंगुइन्स होते हैं, तो ठंडी के कारण वो पेंगुइन्स क्या हो जाते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक जगह रहते हैं, तो उनको गर्मी का एहसास होता है, ठंडी कम लगती है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब चीजों को हम ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है उसके बीच की काइनेटिक एनर्जी शांत हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बड़ा स्लो हो जाती है। तो चीजें क्या होती है, मूव करना, उनके अंदर का जो पार्टिकल्स है मूव करना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं देखो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो आप याद रखना काइनेटिक एनर्जी, बोलो समझ में आया आपको, है ना। इसका एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो हम देख लेते हैं। The kinetic molecular theory is the theory that all matter is made up of atoms and molecules that are always moving. These particles hold kinetic energy and move around in random directions. In higher temperatures, the particles have high energy, and in low temperatures, the particles have less energy. The more energy a particle has, the faster it will move. In solids such as ice, the particles hardly move at all and hold a regular pattern because the energy is low and the particles are tightly packed. In liquids such as water, the particles have more energy and the freedom to move. Liquids have the ability to flow and fill the shape of any container they are put in. In gases like steam, the particles have the most energy. These particles are sparse and move around freely. Gases are usually invisible to the eye and they can be expanded and compressed in different pressures. All matter is composed of atoms and molecules that are always moving. The higher the temperature, the more energy these particles have. And that is the kinetic molecular theory. चलिए, से बाय बाय टू दिस वीडियो। टॉपिक पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने दिया है, ठीक है ना। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन मूविंग, बट सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उनको एनर्जी नहीं मिलती उतनी कि वो मूव कर सके, तो वो स्थिर पड़े रहते हैं। तो हमें वो चीज जो है सॉलिड शेप में दिखता है, वो मूव नहीं करते हैं, इसलिए उनका शेप जो है फिक्स रहता है। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता। आप पानी को ग्लास में डालोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बोतल में डालोगे बोतल के शेप का हो जाएगा, जग में डालोगे तो जग के शेप का हो जाएगा। सो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, ठीक है। और गैसेस जो है उसका शेप भी फिक्स होता नहीं है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? देखिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ठीक है। पानी के अंदर अगर आप थोड़ा इंक लेते हो और पानी को आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, लीव इट एज इट इज, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द होल वाटर बिकम कलरफुल, है ना। हाउ द कलर इंक स्प्रेड इन ऑल द लिक्विड ड्यू टू द डिफ्यूजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। पानी के जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, इसलिए जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी के अंदर आराम से घुल जाते हैं। याद रखना डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में और गैसेस में पॉसिबल है। डिफ्यूजन किसमें किसमें पॉसिबल है? लिक्विड में और गैसेस में, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इस बेंच के अंदर अगर एक जगह पे एक इंक लगाता हूँ, ठीक है, तो वो इंक पूरे बेंच में नहीं फैल जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकते हैं नहीं है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें डिफ्यूजन नहीं होगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। तो डिफ्यूजन किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में। बोलो, याद रहेगा आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। The particles of matters have force acting on them, which is called the intermolecular force of attraction. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. ठीक है, हम कांच का एक टुकड़ा लेते हैं बराबर और उसको पत्थर से मारते हैं तो टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं एक स्टील का टुकड़ा लेता हूँ और उसको पछाड़ता हूँ, उस पर हैमरिंग करता हूँ, तो भी वो आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, ये मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि उनके बीच का मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है ना। पेन जो है ये मेटल का है, इसको मैं जोर से पुश करूंगा तो ये टेढ़ा भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं है, लेकिन इसके जगह पे मैं अगर पेंसिल ले लेता हूं तो आराम से टूट जाएगा। ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ मैटर। हम किस तरह का मैटर यूज कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां आपको याद क्या रखना है? देखिए, ये सॉलिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये लिक्विड के हैं और ये गैसेस के हैं। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका एक खास पैटर्न बनता है और वो पास पास चिपके हुए रहते हैं। जो जितना पास होगा उसका अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच स्पेस ज्यादा होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर फोर्स जो है कम होता है कंपैरेटिवली सॉलिड। और गैसेस के पार्टिकल्स आप देखिए बहुत ही दूर दूर है, उनके बीच बहुत स्पेस है, इसलिए इसका अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे कम होता है। इसलिए गैसेस जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड सिर्फ नीचे की तरफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ फ्लो करता है। सॉलिड जो है कहीं पे भी फ्लो नहीं करता। मैं पेन को यहाँ रख दूंगा तो पेन एज इट इज रहेगा, वो फ्लो नहीं कर जाएगा, बह नहीं जाएगा। इसकी जगह पे मैं पानी रखूंगा तो पानी क्या होगा? फ्लो हो जाएगा। समझे ना? दैट इज। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने देखा स्टेट ऑफ मैटर ऐसे तो ज्यादा है, 5 टाइप है, अभी आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में 3। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी हम सॉलिड जो सब्सटेंस है उसको पहचानेंगे कैसे कि भाई हाँ ये सॉलिड सब्सटेंस है। उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो हम फटाफट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स और गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इससे रिलेटेड आपका एग्जाम मतलब क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं। ठीक है, इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा इंटेक्स के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो चलिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम देख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट आपको कोई एक याद रखना है, चाहे आप सॉलिड का रखो, चाहे लिक्विड का रखो, चाहे गैसेस का रखो, तीनों में से कोई एक याद कर लो बराबर। उसके आधार पर आपको तीनों अपने आप बना सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी, वेरी टाइटली पैक्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन सॉलिड। देखिए, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच स्पेस कम होता है। ठीक है, नाउ सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसका शेप फिक्स होता है, उसकी बाउंड्री जो है डिस्टिंक्ट यानी फिक्स होती है, और उसका वॉल्यूम जो है वो जितना जगह घेरती है वो फिक्स होता है। समझ में? आपने देखो वो मैच बॉक्स का जो 10 का पैकेट आता है ना, वो आपने देखा होगा बराबर। ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है ना, वो जो रैपिंग होता है वो फाड़ते हैं तो अंदर से छोटे छोटे बॉक्सेस निकलते हैं बराबर। तो वो जो छोटा एक मैच बॉक्स होता है उसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है बराबर। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, मिठाई वाले के वहां जाओगे, बोलोगे 1 किलो मिठाई दो तो बड़ा डब्बा निकालेगा, वो डब्बा भर के वेट करेगा ना, एग्जैक्ट 1 किलो आता है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं 500 ग्राम मेरे को मिठाई दे दो, तो छोटा डब्बा निकालेगा और उसके अंदर मिठाई सजा के रखेगा और वेट करेगा, एग्जैक्ट आपका वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका अंदर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है बराबर। छोटा डब्बा ले रहे हो तो 500 ग्राम का डब्बा फिक्स होगा, 1 किलो का डब्बा फिक्स होगा, 2 किलो का डब्बा फिक्स होगा। इस तरह से दुकान वाला जो है अपना अपना डब्बा जो है बराबर वो मंगवा के परचेस करके रखते हैं और जैसे कस्टमर आता है उस हिसाब से डब्बा निकाल कर वेट करके देते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है
बराबर, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब हो गया क्वांटिटी, आप ये समझ लीजिए क्वांटिटी, ठीक है, वो फिक्स रहता है, और सॉलिड का शेप भी फिक्स रहता है। They have a tendency to maintain their shape and size unless and until an external force act on them. That is why they are called rigid and hard. Rigid का मतलब होता है hard, hard, solid, बराबर, ठीक है ना। rigid बोलते हैं ना कि भाई वो पर्सन तो बहुत rigid है, बराबर, बात ही नहीं सुनता वो तो, बराबर, दैट इज अ रिजिड थिंग, बराबर, वो हार्ड है, जल्दी से अपना शेप साइज चेंज करता नहीं है, बराबर। द सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। ये पेन जो है इसी शेप में रहेगा, मैं जोर से इसको फोर्स करूंगा, बराबर, तो ये टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा, बराबर। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा तब वो टेढ़ा हुआ या टूटा, नहीं तो ये अपना शेप बनाए रखेगा, है ना। अपने आप कैसे टूट जाएगा, है कि नहीं। आप घर के अंदर क्रिकेट खेलते हो और कांच का ग्लास टूट जाता है, फिर मम्मी बाहर से आती है और बोलता है कांच का ग्लास किसने तोड़ा, तो तुम बोलोगे मेरे को क्या पता है, ऐसे ही पड़ा हुआ। तो मम्मी क्या बोलेगी, अपने आप थोड़ी टूट जाएगा, है ना। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, बराबर। फिर मम्मी का भी फोर्स, समझे ना, वो झाड़ू बेलन कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टूड। सो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, याद रहेगा ना। हाँ, भूल जाओगे तो मम्मी को याद बोलना, मम्मी आपको एक्सटर्नल फोर्स याद दिलाएगी। नेक्स्ट नंबर आता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज नेजिबल एंड possess the least kinetic energy। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेजिबल होता है, नेजिबल है मतलब ना के बराबर, ठीक है, और उसके बीच स्पेस भी नहीं होता है। सॉलिड possess a high density। अब आप डेंसिटी का मतलब समझिए, मैं एक 100 ml वाटर लेता हूँ, बराबर, ठीक है ना, एक कप जितना पानी लेता हूँ, उसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगा, तो जो घुलने के बाद वो पानी जो है पहले से गाढ़ा हो जाएगा ना, और 2 चम्मच डालूंगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो जो गाढ़ापन आता है ना, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। देखो पानी तो एक कप जितना ही था, बराबर, ठीक है ना, तो चीनी डाल रहा हूं तो पानी ऐसा नहीं कि बाहर आ जा रहा है, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप्स है उसके बीच चीनी के मॉलिक्यूल्स फिट हो जा रहे हैं, तो उसका साइज तो बढ़ नहीं रहा है, बराबर, ठीक है ना, लेकिन उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। तो सॉलिड जो है वो हमेशा क्या होता है, डेंस होता है, क्योंकि उसके बीच स्पेस कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस कम होता है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी क्लास के अंदर हमारे 10-12 बच्चे 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अभी इसी क्लास के अंदर हमारा स्ट्रेंथ है 30 स्टूडेंट्स का, और मैं अगर उसमें 60 स्टूडेंट्स बैठाऊं तो क्या होगा, जहां 2-2 बच्चे बैठे हैं वहां 4-4 बच्चे बैठेंगे, बराबर, तो आपके बीच स्पेस कम हो जाएगा, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, समझ में आया, है ना। जब स्पेस कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड में देखिए स्पेस कम है इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बोलो याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द रेयर डिफ्यूजन इन द सॉलिड इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द सॉलिड इज नेजिबल। इसमें डिफ्यूजन होता नहीं है, मैंने आपको बताया था, बेंच के ऊपर में अगर एक इंक लगा दूं तो वो इंक जो है फैल नहीं जाएगा, पानी के अंदर में एक ड्रॉप इंक डालूंगा तो वो पानी के अंदर फैल जाएगा, ठीक है ना। हवा में भी डिफ्यूजन होता है, मैं अगर सारा फैन वैन बंद कर दूं जिससे बिल्कुल हवा ना चले, बराबर, और एक कोने में मैं एक अगर अगरबत्ती जलाता हूं तो उसका जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाएगा, पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज अ डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैसेस डिफ्यूजन होता है, लिक्विड डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नेजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सॉलिड आर नेजिबल कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए, इसके बीच जो है कोई स्पेस है ही नहीं, तो हम मॉलिक्यूल्स को पुश करके नहीं रख सकते। गैसेस के अंदर क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, तो बहुत सारा गैस होता है ना, तो उसको हम पुश करके एक कंप्रेस कर सकते हैं। आपके घर पे जो सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, तो गैस का एक सिलेंडर जो है 1 महीना चल जाता है, बराबर, तो उसके अंदर 1 महीने जितना गैस भरा हुआ होता है, लेकिन उसी का अगर मैं नॉब खोल दूं तो पूरे रूम में वो गैस फैल जाता है। गैस है बहुत सारा, लेकिन उसको इकट्ठा करके हम छोटी जगह पे रखते हैं, छोटे कंटेनर में रखते हैं, कैसे, कंप्रेस करके। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच स्पेस कम कर देना और उसको पुश करके हम एक छोटी जगह पे रखें। तो जब हम बहुत सारा चीज एक जगह पे ठूस के भर सकते हो तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, बराबर। तो सॉलिड को ऐसा ठूसा जा सकता है, हाँ। और जो लखोटी आती है, खेलने की लखोटी आती है, एक डब्बे के अंदर आप लखोटी भर दो तो आप उसके अंदर आप और कैसे ठूसोगे,
तो डब्बा ही फट जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड के बीच स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो एक लेवल के बाद हम उसमें चीजें जो है कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हम देखते हैं द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज्ड। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं। और उसमें क्या था? टाइटली अरेंज। सॉलिड में क्या था? टाइटली अरेंज। इसमें क्या है? लूजली अरेंज। देन सॉलिड आपको बोलना पड़ेगा लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इन। सॉलिड का खुद का शेप होता है। पेन है तो पेन रहेगा, बॉक्स है तो बॉक्स रहेगा, है ना, मोबाइल है तो मोबाइल रहेगा, बेंच है तो बेंच रहेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड का खुद का कोई शेप होता नहीं है ना। आप पानी को ग्लास में डालोगे ग्लास के शेप का, पॉट में डालोगे पॉट के शेप का, ठीक है ना, गमले में डालोगे गमले के शेप का। तो इस तरह से लिक्विड जो है अपना शेप चेंज कर लेता है कंटेनर के हिसाब से। ठीक है ना, बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता। लिक्विड का फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, सॉरी सॉलिड का फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम। इसका शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड की बात करूं तो नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी तो फिक्स होती है ना। आप 1 लीटर दूध जो है वो आप कैन में रखो तो भी 1 लीटर ही आएगा, तपेली में डालोगे तो भी 1 लीटर आएगा, ग्लास में डालोगे तो भी 1 लीटर आएगा, लोटे में डालोगे तो भी 1 लीटर आएगा। क्वांटिटी जो है उसका चेंज होगा नहीं, इसलिए वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड में क्या था? शेप फिक्स वॉल्यूम फिक्स। लिक्विड में क्या है? शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम फिक्स। याद हो गया? 2 पॉइंट हमने याद किया। कौन सा? एक तो मॉलिक्यूलर स्पेस वाला बरा, और दूसरा शेप एंड वॉल्यूम वाला। याद हो गया ना सबको? चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। वो फ्लो करते हैं, पानी है बह जाता है, इसलिए उसको हम फ्लूइड कहते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज हायर एंड possess हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। सॉलिड के अंदर तो जगह ही नहीं होती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता नहीं है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। लिक्विड हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आपको पता है, गाढ़ा। लिक्विड जो है सॉलिड से कम डेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। किससे? सॉलिड से, है ना। लिक्विड हैज लो डेंसिटी देन सॉलिड। याद रहेगा कि भूल जाओगे? नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड देन दैट ऑफ सॉलिड। इसमें डिफ्यूजन का जो रेट है सॉलिड से ज्यादा होता है। डिफ्यूजन मतलब वो कलर वाला एग्जांपल, डिफ्यूजन मतलब कलर वाला एग्जांपल। तो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है ना, इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है ना। तो हम उसके मॉलिक्यूल को फोर्सफुली पुश करके एक जार के अंदर, एक कंटेनर के अंदर भर सकते हैं। तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, बहुत सारा गैप है ना इसके बीच, तो लिखना है यही, द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लूजली पैक्ड। सॉलिड में क्या था? टाइटली पैक्ड। लिक्विड में क्या था? कंपैरेटिवली लूजली देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम, और इसमें लूजली पैक्ड। ठीक है, अगर ये लूजली पैक्ड है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा। मटेरियल ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मॉलिक्यूल अगर दूर होगा तो उनका अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए आप देखें यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है। बोलो, याद हो रहा है आपको? सेकेंड पॉइंट देखिए, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैस का कोई शेप नहीं होता। आप बलून में भरोगे तो बलून की शेप का हो जाएगा, आप इसमें सिलेंडर में भरोगे तो सिलेंडर की शेप का हो जाएगा, आप पाइप में भरोगे तो पाइप की शेप का हो जाएगा। तो गैस का कोई शेप होता नहीं है। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता
नहीं है ना? क्यों? क्योंकि अगर मैंने सिलेंडर का नॉब खोल दिया तो वो गैस इतनी बड़ी जगह में फैल जाएगी, तो इतना बड़ा उसका वॉल्यूम हो गया। और उसी को अगर मैंने कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर दिया तो उसका साइज इतना हो जाएगा, है ना? तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। सॉलिड में क्या था? फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में क्या था? डू नॉट हैव फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। गैसेस में क्या है? डू नॉट हैव फिक्स शेप, डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। याद हो गया आपको डिफरेंस, है ना? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पजेस लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। देयर आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन गैस। गैस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। लिक्विड में मटेरियल को फैलने में, डिफ्यूजन होने में टाइम लगता है, गैसेस में सबसे तेज होता है। स्प्रे छाटा तुरंत स्मेल आया, आहा, क्या स्मेल मारा यार, परफ्यूम, है ना? नाउ गैसेस आर ऑल्सो हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? इसके बीच स्पेस ज्यादा है, आप उसको पुश कर सकते हो, उसके मॉलिक्यूल पास पास आ सकता है, स्पेस ज्यादा है इसलिए। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड आर नेजिबल, नो कंप्रेसिबल। लिक्विड आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बोलो डिफरेंस बिटवीन आपको याद हो गया, ठीक है ना? ये आपके 3 मार्क में पूछा जाता है, तो 3-3 पॉइंट आपको देना है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में जो है ये डेफिनेशन डिफरेंसेस जो है वो दे दिए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने जो पढ़ा है वो सब यहाँ पे शॉर्ट में आपको दे दिया है, ठीक है? एक बार फटाफट रीड कर लीजिए। शेप के लिए दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के लिए डेफिनेट शेप, फ्लूइड अचीव द स्टेट ऑफ द वेसल दे केप्ट इन। तो इसमें डेफिनेट शेप होता नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। रिजिडिटी, हाईली रिजिड, बहुत हार्ड होता है ये तो, है ना? लेस रिजिड एज कंपेयर टू सॉलिड, नॉट रिजिड। गैसेस बिल्कुल भी हार्ड होता नहीं है। थर्ड नंबर कंप्रेसिबिलिटी इज नेजिबल, लो एंड वेरी हाई। कंप्रेसिबिलिटी, उसको एक जगह पे भर के रखना, बराबर नहीं भर सकते, जितना क्वांटिटी आएगा उतना ही आएगा, हम ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें नहीं भर सकते। लिक्विड को हम थोड़ा सा फोर्सफुली भर सकते हैं, इसलिए लो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है। और गैसेस को बहुत सारा गैस हम एक जगह पे कंटेनर में भर सकते हैं, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लूइड डू नॉट फ्लो, सॉरी फ्लूइडिटी, सॉलिड जो है डू नॉट फ्लो, फ्लो हायर टू लोअर लेवल, गैसेस इन ऑल डायरेक्शन। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, डू नॉट नीड टू कंटेनर टू कंटेन देम। उनको रखने के लिए हमें कोई कंटेनर की जरूरत नहीं है। लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है, और इसको जो है रखने के लिए, यानी गैसेस को रखने के लिए पूरा पैक कंटेनर चाहिए, नहीं तो गैसेस तो लीक हो जाएगा, इसलिए पूरा पैक कंटेनर चाहिए, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, द इन सॉलिड स्टेट काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, नेजिबल। इसमें काइनेटिक एनर्जी मोर एज कंपेयर टू सॉलिड, और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लास्ट आपका आता है डेंसिटी। सॉलिड आर हाईली डेंस, लिक्विड आर स्लाइटली डेंस, है ना? एंड गैसेस आर लो डेंसिटी। बोलो, जो भी 3 चीज हमने पढ़ा उन तीनों का समरी मैंने आपको फिर से बता दिया। ये टॉपिक आपको 2 बार समझाया गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, कैन अ मैटर चेंज इस स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो होता है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना? तो घर पे आप एक एक्सपेरिमेंट, एक चीज कर सकते हो, बराबर। खुद के लिए आइसक्रीम बना सकते हो। बनाया किसी ने घर पे आइसक्रीम? बनाया नहीं बनाया? बनाया। कैसे बनाया? दूध में से, दूध बिस्किट्स, है ना? दूध और बिस्किट को मिक्स कर दिया, थोड़ा चीनी विनी डाल दिया, बॉर्नवीटा भी डालते हैं कुछ लोग तो, चॉकलेट वाला, है ना? और वो आता है ना हार्डलीज, क्या बोलते हैं वो, चॉकलेट, चॉकलेट का लिक्विड आता है ना, वो सब डाल के और वो चम्मच लगाकर रख देते हैं कटोरे के अंदर, ग्लास के अंदर, फिर फ्रीजर में रख देते हैं, जम जाता है, और फिर भाई हा, मजे ही मजे, नहीं? आराम से कुल्फी बना के खाओ उसका। So now the liquid substance convert into
सॉलिड सब्सटेंस. हाउ? बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर कम करके हमने सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट करा. ठीक है ना. इसी तरह से आपको पता है जो हमारा मंगल ग्रह है मार्स, बराबर, ठीक है ना, मार्स के अंदर भी पोलर पोल्स है. जैसे हमारे अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो मार्स के अंदर भी पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है. तो मार्स का जो नॉर्थ पोल है उसके अंदर आपको व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे पैचेस दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक ऑन अर्थ. तो हमारे यहाँ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे व्हाइट पैचेस जो है वो किस चीज का है? आइस का है. आइस इज मेड अप ऑफ वाटर, बराबर. जब यहाँ से एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस शटल्स लॉन्च हुए, बराबर, ठीक है ना, तो वहां पे जाके उन्होंने उस मटेरियल का टेस्टिंग किया कि भाई यहाँ पे क्या ये आइस है क्या, क्योंकि जहां पानी है वही जीवन है, बराबर. तो देखना पड़ेगा भाई आइस है कि नहीं है. आइस की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पानी जो है वो जमता तो है ऊपर से, नीचे कभी पानी नहीं जमेगा. पूरा का पूरा ओशन, बहुत पूरा का पूरा पॉन्ड, पूरा का पूरा लेक अगर जम भी जाता है ना, फ्रीज भी हो जाता है, लेकिन नीचे जो है वो पानी ही रहता है, बराबर. इसीलिए साइंटिस्ट वहां पे जाके रिसर्च किए और टेस्टिंग किया कि वो मटेरियल क्या है, तो पता चला वो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो ड्राई आइस बन जाता है. क्या बन जाता है? ड्राई आइस. तो ड्राई आइस इज व्हाट? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस. याद रहेगा, ये क्वेश्चन का एग्जाम आंसर है आपका, इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. तो ड्राई आइस क्या होता है आपको पता चल गया. ठीक है ना. तो अब आप देखिए गैसेस को जब हम ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो बहुत ठंडी है, क्योंकि वो जो प्लैनेट है मार्स वो हमारे अर्थ से भी दूर है, सन से, बराबर, हमारे कंपेरेटिवली भी दूर है. तो हमसे जैसे जैसे सन से हम जैसे दूर जाएंगे तो उसकी हीट जो है वो कम होती जाएगी. तो वहां बहुत एटमोस्फेयर बहुत कूल है, बराबर. तो ये इसके कारण जो एटमोस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड था उसका, वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. जैसे जैसे ठंडी बढ़ी और ज्यादा ठंडी में आया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. आपने शादी ब्याह में जाते हो तो आपने फॉग देखा होगा, वो दूल्हा दुल्हन जो है हाथ पकड़ के आते हैं, बराबर, और आजू बाजू जो है वो धुआं धुआं निकलता है. पता है वो किस चीज का होता है? ड्राई आइस. उसमें कुछ करना नहीं होता है, गर्म पानी डालने का. और ड्राई आइस जो है वो कंपनी में से मिलता है, बराबर. उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ये सब जो एक्टिविटी करते हैं, बराबर, इवेंट मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं, तो वो लोगों के पास होता है लाइसेंस, तो वो ड्राई आइस लेके आते हैं. और ड्राई आइस का टुकड़ा जैसे आप गर्म पानी में डालोगे ना, तो ड्राई आइस क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर. अचानक उसमें क्या होगा? गर्म पानी में डाला तो गर्म हो गया, तो सारा ड्राई आइस एक साथ गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फोग जैसा दिखता है, बराबर, धुआं धुआं उसका दिखता है, बराबर. ठीक है ना. तो इस तरह से वो इवेंट जो है सेलिब्रेट करते हैं. तो दैट इज द ड्राई आइस. तो क्या करना पड़ा हमें ड्राई आइस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए? इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ा. तो यही चीज आपको यहाँ ध्यान देना है ना. सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर. अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. गैस चेंज इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में. फ्रिज में होता है ना पानी जो है आइस बन जाता है, इस तरह से. तो देखो दूसरा टॉपिक आपका जो आता है, ये तो एक टॉपिक हुआ. फिर आपने देखा वो सिगरेट जलाने का लाइटर आता है, बीड़ी पीते हैं लाइटर वाला. लाइटर के अंदर कुछ पानी जैसा भरा होता है ना, क्या वो पेट्रोल होता है ना? पेट्रोल होता है वो? नहीं, तो क्या होता है? गैस ही होता है. इट इज द सेम गैस इन आवर सिलेंडर, एलपीजी गैस. तो वो लिक्विड क्यों होता है? गैस है तो गैस होना चाहिए ना, तो लाइटर के अंदर वो लिक्विड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बराबर. एक चीज याद रखना, अगर हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. टेम्परेचर कम होता है तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड. प्रेशर जो है ये उल्टा वर्क करता है. गैस को तुम प्रेशराइज करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड.
बराबर। डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस। इसलिए जब हम लाइटर का नॉब ऑन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका होल जो है खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो होल से जैसे ही वो गैस बाहर आती है तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है और फट से आग पकड़ लेता है। इस तरह से हमारा खाने बनाने का जो सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, वो भी अगर आप उसको जोर से हिलाओगे ना तो पानी जैसा आपको वस्तु अंदर दिखेगा कि भाई कोई लिक्विड मटेरियल है, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर में रखते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस, गैसेस सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो समझ में आया आपको? तो कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो कन्वर्ट होता है उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड सेकेंड डिपेंड ऑन प्रेशर। याद रहेगा, फर्स्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड सेकेंड डिपेंड ऑन प्रेशर। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन व्हाट हैपन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। इफ प्रेशर इंक्रीज देन व्हाट हैपन, गैसेस टू लिक्विड टू सॉलिड। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से वाइस वर्सा हम उल्टा भी यूज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, बराबर। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। टेम्परेचर डिक्रीज तो गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, उल्टा हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आपको ये दोनों? बराबर। एक टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है और एक प्रेशर चेंज होता है तो क्या होता है। तो ये दोनों ही चीज आपको चेंज इन स्टेट में लिखना है। सॉलिड लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारा देके रखा है सॉलिड लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट। सो लेट्स सी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। On increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particles increases. Due to increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed. The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. Stage is reached when the solid melts and converted into liquid. The temperature at which a solid melts become a liquid in atmospheric pressure is called melting point. तो यहाँ आपको याद रखना है what is melting point. मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, है ना। दे डोंट हैव एनी स्पेस टू मूव ऑन, बराबर। दे डोंट हैव एनी स्पेस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल को क्या लगेगा, गर्मी लगेगी। तो क्या बोलेगा, गर्मी लगी, गर्मी लगी, गर्मी लगी, तो हिलना चालू हो जाएगा। ज्यादा गर्मी लगेगी तो और जोर जोर से हिलेंगे। जितना जोर जोर से हिलेंगे तो उनके बीच उतना गैप बढ़ जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है तो आपको पता है ना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल अगर दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से। इतने में भी अगर आपका मन ना भरे और अगर आप गर्म करो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को भी हीट मिलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और दूर दूर जाएगी। और दूर दूर अगर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो उनका अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि वो लिक्विड को छोड़कर एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करने लगेंगे। दैट बिकम्स वेपर। अंडरस्टूड? पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन इतना बढ़ जाता है कि वो लिक्विड को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट हो चुके हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट हो चुकी है। अब पानी के अंदर वो रह पाएगी नहीं, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। दैट कॉज वेपर। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया आपको? जिस टेम्परेचर में, सुनना ध्यान से, जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अर्थ के ऊपर। हम जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना, तो वेपराइजेशन जल्दी हो जाता है, बराबर। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
is called melting point. So that is called melting point. तो याद रखना melting point of ice is this much Kelvin और 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देखो हमारा जो टेम्परेचर मापने के तरीके हैं बड़ा यूनिट्स है वो भी अलग अलग है. ठीक है, सेल्सियस है. अभी टेम्परेचर की बात करूंगा, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस. बड़ा किसी को बुखार आएगा तो क्या बोलेगा, इसको 102 बुखार है. पानी तो बॉयल होता है 100 डिग्री पे, तो 102 बुखार होगा तो उसका ब्लड वेपर नहीं बन जाएगा? होता है क्या? नहीं होता है. तो वो जो टेम्परेचर हम बता रहे हैं फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं. यानी जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो हम फ़ारेनहाइट में बताते हैं. आई बात समझ में? जब हम एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो सेल्सियस में बताते हैं. और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल या कूलिंग सिस्टम होता है जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उनके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं. के फॉर केल्विन. बराबर, ठीक है ना. वो यूनिट कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा. अभी फिलहाल आप याद रखिए यूनिट कन्वर्जन आपका एक टॉपिक है जिसका 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है. बोलो, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है ना. लिक्विड टू गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लिक्विड को और ज्यादा गर्मी देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज हो जाएगी. उसकी मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी फिर वो लिक्विड कुछ के अंदर रह पाएगी नहीं. फिर वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. दैट मीन्स इट कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट. समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट इसका? इंग्लिश में देखिए आपको याद करना पड़ेगा, आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है. छोटे छोटे टॉपिक में आपका आंसर दिया हुआ है. बराबर, यही आपका क्वेश्चन के आंसर्स हैं. बराबर, मॉड्यूल में भी आपको सेम आंसर दिए हुए हैं. इसमें से आपको स्टडी करना है, मॉड्यूल में से लर्न करना है और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाना है. 3 ही चीज करना है आपको, आराम से हो जाएगा, है ना. चलिए कर लेते हैं. When we supply heat energy to water, the particles start moving faster. At the certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attractions of each other. At this temperature, the liquid start changing into gases. The temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as a boiling point. तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. द टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर की जगह लिखेंगे द टेम्परेचर. द टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस. द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे आपको 2 चीज देखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो आपको यहाँ देके रखा है केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस. आपको पता है वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है. बराबर, ठीक है ना. तो उसको केल्विन में करेंगे तो उसके अंदर आपको 273 ऐड कर देने का. तो 100 प्लस 273 करोगे तो 373 आएगा, वो केल्विन की वैल्यू देगा. बराबर, केल्विन और सेल्सियस जो है वो 273 वैल्यू अलग होते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है. तो जैसे जैसे हम यहाँ सेल्सियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे 273 उसमें ऐड करते जाने का. मतलब अगर मैं 10 सेल्सियस बोलता हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273, तो केल्विन में उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 283 केल्विन. बोलो, समझ में आ रहा है आपको? है ना. धीरे धीरे हम केल्विन ये सब सीख जाएंगे. बराबर. नेक्स्ट आपका आता है ऑपोजिट. ये ऑपोजिट बेटा हम कल रखते हैं. बराबर, ठीक है ना. अभी आपको सॉलिड टू लिक्विड दैट इज मेल्टिंग एंड लिक्विड टू गैसेस दैट इज बॉइलिंग, यहां तक हम सीखते हैं. अब हम कल सीखेंगे उल्टा. बराबर भाई, गैसेस से लिक्विड दैट इज कंडेंसेशन, बराबर, और लिक्विड से सॉलिड दैट इज फ्रीजिंग, उसको फ्रीजिंग बोलेंगे. बोलो, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना. आज यहीं तक रखता हूं ना. यहां तक के आपका क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे. इंटेक्स में आप देखोगे यहां तक का जो टॉपिक है बराबर टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चल रहा है, बराबर, आपको मिल ही जाएगा. तो वहां तक में जो भी 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, बराबर, मॉड्यूल में भी इसी पैटर्न में आपको दिए हुए हैं. तो वो आपको कल लिख के लर्न करके लाना है. ये आपका होमवर्क रहेगा.